हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 करेंगे, चैप्टर 5 क्लास 12th एनसीईआरटी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर के। तो इसके जो थ्योरी पार्ट है वो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.1। तो पहली चीज़ थोड़ा सा हम वापस से आपको रिवाइज करा देते हैं कि किसी पॉइंट पे अगर आपको कंटिन्यूटी चेक करना है तो उसके लिए हमें क्या क्या करना होता है। ठीक है, टू चेक continuity of y इक्वल टू एफ एक्स। कोई फंक्शन दे के रखा है एट x इक्वल टू ए। हमें क्या करना है, ए पे चेक करना है कि ए पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो आपको तीन चीज़ें बताई थी हमने। पहली चीज़ कि पहले क्या देखो कि एफ ऑफ ए क्या है हमारे पास। एफ ऑफ ए इज़ डिफाइंड, एफ ऑफ ए इज़ डिफाइंड। दूसरा क्या निकालोगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट्स। और थर्ड पॉइंट है आपका, थर्ड है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना, एफ ऑफ ए। एक्चुअली टू चेक नहीं, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस। इसको ऐसे लिख देते हैं कि फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स विल बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ए इफ देखो ऐसा होना चाहिए हमारे पास कि f ऑफ a जो है, यानी कि जिस पॉइंट पे निकालना है उस पे हमारा फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। अब लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एग्जिस्ट कैसे करता है हमारे पास, यहाँ से हम लोग दो चीज़ें निकालते हैं। एक तो एल एच एल निकालते हैं, मतलब ये हुआ। एल एच एल का मतलब क्या होता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए माइनस एफ एक्स, अगर ए पॉइंट की बात कर रहे हैं तो। और आर एच एल की बात करेंगे, आर एच एल क्या होता है हमारे पास, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ एक्स। और ये दोनों क्या होने चाहिए हमारे पास, बराबर होने चाहिए, तब हम लोग कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। और थर्ड होना चाहिए हमारे पास कि जो लिमिटिंग वैल्यू आ रहा है वो फंक्शनल वैल्यू के बराबर होना चाहिए। ये क्या है, ये एक्स इक्वल, जब एक्स ए को टेंड कर रहा है तो हमारे पास ये एफ एक्स किसको टेंड करेगा, उसी को हम लोग लिमिटिंग वैल्यू कहते हैं। ये क्या है हमारे पास, ये है लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू एट एक्स इक्वल टू ए, कि जब हमारा एक्स ए की तरफ जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से, तो उस पर जो वैल्यू एफ एक्स टेंड कर रहा है वो हमारा फंक्शनल वैल्यू के बराबर होना चाहिए। ये था हमारे पास। और अगर ग्राफिकली देखा जाए तो ग्राफिकली हमारे पास कोई फंक्शन कंटिन्यूअस, हम लोग कैसे कहेंगे कि ग्राफिकली वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, देयर शुड बी नो ब्रेक, देयर शुड बी, चाहे इफ वी कैन draw the graph in the neighborhood of GHBOUR, neighborhood of x equal to a without lifting the pen, without lifting the pen, then it will be continuous at x equal to a, then it will be said to be continuous at x equal to a। कंटिन्यूस ऐसे देखो नाम से भी पता चलता है कि कंटिन्यू होना चाहिए, कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि हम कोई एक फंक्शन ले लेते हैं, y इक्वल टू एक्स ले लेते हैं। ठीक है, y इक्वल टू एक्स लिया तो y इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ है हमारे पास वो कैसा होता है, इस तरीके का होता है। अब मान लेते हैं कि इसने पूछा कि x इक्वल टू 3 पे ये कंटिन्यूस है कि नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 जैसो 3 हमारे पास यहाँ पे होगा, तो 3 के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे हमारा जो ग्राफ होना चाहिए वो बिना पेन उठाए हम लोग अगर बना पाते हैं तो फिर ठीक है। तो 3 के लेफ्ट हैंड साइड देखो, ये जो ब्लैक हम कर रहे हैं ना, वो ग्राफ जो है वो हम बिना पेन उठाए बना सकते हैं, तो हम लोग कहेंगे कि 3 पे कंटिन्यूस है। तो फिर डिसकंटिन्यूस वाला कौन सा होगा, जैसे मान लेते हैं कि इस तरीके से दिया हुआ है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ से है, और कुछ इस तरीके से है आपका, और ये मान लेते हैं 2 है, कोई भी एक y इक्वल टू एफ एक्स हमारे पास दिया हुआ है।
y इक्वल टू एफ एक्स, कोई फंक्शन दिया हुआ, डेफिनेशन हमें नहीं पता है मान लेते हैं, हमें ग्राफ बस पता है, दिस वन इज एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस। तो अब पूछा है उसने कि x इक्वल टू 2 पे फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो अब आप ये देखो कि 2 के क्या नेबरहुड में, 2 के क्या नेबरहुड में आप ग्राफ बिना पेन उठाए बना सकते हो। 2 के देखो लेफ्ट हैंड साइड और ऐसे तो बना सकते हो, लेकिन 2 के सॉरी राइट हैंड साइड और 2 पे तो बना सकते हो, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में बनाने के लिए अगर बनाइएगा तो आप इधर इधर आएगा, लेकिन इधर तो है नहीं, कहाँ है, ऊपर है, उठा के आपको जाना पड़ेगा ऊपर बनाने के लिए। तो क्या है, ग्राफ में ब्रेक आ गया ना उस पॉइंट पे, तो कहेंगे कि 2 पे डिसकंटिन्यूअस है, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू किस पे, 2 पे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ग्राफिकली, और ये हो गया आपका चेक करने का तरीका कि किसी भी पॉइंट पे आपको चेक करना है कि उस फंक्शन इस पॉइंट पे जो हमारा फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो 3 चीज़ आप चेक करोगे कि क्या हमारा एफ ऑफ ए डिफाइंड है, फंक्शन क्या ए पे डिफाइंड है, क्या लिमिट हमारा एग्जिस्ट कर रहा है जब एक्स ए को टेंड कर रहा है, और क्या लिमिटिंग वैल्यू जो सेकंड से आया है वो फर्स्ट वाले के फंक्शनल वैल्यू के बराबर है क्या। अगर इन तीनों का जवाब हाँ है, बड़ा सा यस है, तो हम लोग कहेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर कंटिन्यूअस है किस पे, एक्स इक्वल टू ए पे। अगर इस तीनों में से किसी का भी आंसर नो है, किसी का भी आंसर नो है, तो फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस। अगर यस है तो कंटिन्यूअस, यस है तो कंटिन्यूअस, और अगर किसी एक का भी आंसर नो है तो हमारा फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो चलिए ये हमारा रिवीजन हो गया। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन क्या देके रखा है हमारे पास कि प्रूव डेट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3। पहला क्वेश्चन में एफ एक्स जो दे के रखा है आपका वो कितना दे के रखा है, 5x माइनस 3, और किस पे चेक करना है, 0 पे माइनस 3 पे। तो एक काम करते हैं हम पर पहले 0 पे बताते हैं, ठीक है, कि 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो देखो 3 स्टेप्स हमने बताए हैं, ऊपर में हमने 3 स्टेप्स बताए हैं। पहले क्या करो, एफ ऑफ 0 निकालो। पहला निकालो कि जिस पॉइंट पे करना है एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 निकालोगे आप, तो एफ ऑफ 0 आपका कितना आ जाएगा, 5 टाइम्स 0 माइनस कितना 3, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस 3। ये पहला हो गया आपका। 0 पे आपने फंक्शनल वैल्यू मतलब निकाल लिया उस पॉइंट पे जिस पे कि वो चेक करने के लिए कह रहा था। दूसरा आएगा, दूसरा निकालोगे आप क्या, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लोगों को लगता है कि LHL और RHL आप दोनों क्यों, मतलब दोनों निकालना चाहिए हमें। चलो ठीक है, हम दोनों निकाल के आपको बता देते हैं। तो एक क्या होगा, LHL जो होगा वो आपका हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स, और जो आपका RHL होगा, RHL वो कितना हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स। ओके, अब एफ एक्स 0 माइनस और 0 प्लस, सिंस है क्या कि फंक्शन का डेफिनेशन आपका क्या है, 5x माइनस 3 है। किसके लिए, सबके लिए ना, ये तो x के हर एक वैल्यू के लिए डिफाइंड है, तो सबके लिए 0 माइनस के लिए भी यही डेफिनेशन होगा और 0 प्लस के लिए भी यही डेफिनेशन होगा। तो दिस विल बी इक्वल टू, हम लोग ऐसे लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी कितना, 5x माइनस 3, यही है ना, 5x माइनस 3, ये डेफिनेशन है हमारे पास। अब x आपका 0 को टेंड करेगा, 0 माइनस को टेंड करेगा, तो ये किसको टेंड करेगा, 5 इंटू 0 को टेंड करेगा, और माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लोगों को कन्फ्यूजन ये होता है ना कि ये तो 0 माइनस को टेंड कर रहा था, तो यहाँ से 0 माइनस होगा और माइनस 3 होगा, तो माइनस 3 माइनस उससे थोड़ा सा छोटा होगा। तो वैसा कुछ नहीं है, देखो ये लिमिट अभी आप समझे नहीं हो फिर इसका मतलब, ठीक है, लिमिट का मतलब ये होता है कि ये किसको टेंड कर रहा है, किस नंबर को टेंड कर रहा है ये। तो 0 को टेंड कर रहा है ना, तो हम लोग 0 लेते हैं उसको। एग्जैक्टली 0 डेफिनेटली नहीं होता है, लेकिन ये टेंड किसको कर रहा है, 0 को टेंड कर रहा है, तो हम लोग 0 लिख देते हैं। अगर आप यहाँ से चाहो, ठीक है, कोई ये भी कहेगा कि फिर H वाले तरीके से क्यों नहीं किया, तो चलो H वाले तरीके से कर देते हैं। मान लेते हैं कि H जो है वो 0 को टेंड कर रहा है, तो आपका, चलो इसको पहले यहाँ से उठा के रखते हैं, H 0 को टेंड कर रहा है। अब 0 से पहले जाना है ना, तो 0 से पहले जाने के लिए 0 में से कुछ घटाना पड़ेगा, तो 0 माइनस H कर देंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग जो H जो लेते हैं, ध्यान रखोगे कितनी बार बता चुके हैं कि H जो है वो पॉजिटिव लेते हैं हम लोग, तो एफ ऑफ 0 माइनस H हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, लिमिट H टेंडिंग टू 0, 5 टाइम्स कितना हो जाएगा, 0 माइनस का H और माइनस कितना 3, ये है हमारे पास। इसको सॉल्व करो आप थोड़ा, लिमिट H टेंडिंग टू 0, 5 टाइम्स 0 माइनस 5 टाइम्स H माइनस कितना 3, 5 टाइम्स 0 कितना हो गया, 0 हो गया हमारे पास। अब क्या बचा आपका, लिमिट H टेंडिंग टू 0, ये कितना बच गया आपके पास, माइनस 5H माइनस 3,
अब h जो है वो 0 को टेंड कर रहा है, तो ये अब अगेन आपका किसको टेंड कर जाएगा, 0 को टेंड करेगा, तो वैल्यू कितना आ जाएगा आपका -3। तो ना इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप ना यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते हो। रीज़न ये है कि ये जो फंक्शन है आपका वो पॉलिनोमियल है। देखो LHL और RHL निकालने की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब उस पॉइंट पे फंक्शन हमारा या तो नॉट डिफाइंड होता है या फिर क्या होता है कि फंक्शन अपना डेफिनेशन चेंज कर रहा होता है। जैसे देखो, जैसे हम लोग इधर आगे करेंगे ना, तो 1 पे चेक करने के लिए, तो 1 पे LHL और RHL हमें दोनों निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। इस पे इन सब पे हमें LHL और RHL दोनों निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे हमें वैसा कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से अगर कर दोगे ना डायरेक्टली, तो भी आपको आपका क्वेश्चन जो होगा वो गलत नहीं कहा जाएगा, ठीक है। इधर से हमारा -3 आ गया। राइट हैंड साइड से आप देख लो, तो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f(x) कितना है आपका, अगेन 5x - 3 है। तो अब x 0 प्लस को टेंड कर रहा है, तो ये 0 को टेंड करेगा और -3, वैल्यू कितना जाएगा -3। फिर से ख्याल ऐसा आता है कि यहाँ पे तो 0 माइनस था सर, यहाँ पे 0 प्लस था, दोनों को 0 को कैसे टेंड करा दिया। अरे भैया ठीक है, लिमिट यही कहता है कि ये जो है आपका नंबर किसको टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा ना। 0 प्लस हो चाहे 0 माइनस हो, ठीक है, 0 प्लस हो चाहे 0 माइनस हो, टेंड किसको करेगा, किस नंबर को टेंड कर रहा है, 0 को टेंड कर रहा है। तो 0 को टेंड कर रहा है, तो आप उसको 0 वैल्यू ही लोगे, ठीक है। तो ये आ गया आपका RHL, ये आपका था LHL। तो इन दोनों को देख के हम लोग यहाँ से कह सकते हैं डेट इम्प्लाइज कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 जो f(x) है वो -3 के बराबर आएगा, -3 के बराबर आएगा, क्योंकि LHL और RHL जब बराबर होता है तभी हम लोग कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। और ये हमारा लिमिटिंग वैल्यू आ गया, ये लिमिटिंग वैल्यू आ गया, और ये था हमारे पास फंक्शनल वैल्यू। तो जो आपको 2 स्टेप बताया था, देखो कि पहले पे क्या करेंगे कि देखेंगे कि f(0) जो है वो डिफाइंड है क्या, तो वो डिफाइंड था और -3 के बराबर था। दूसरा जो था हमारे पास लिमिट एक्सटेंडिंग टू f(x) एग्जिस्ट कर रहा है क्या, तो हाँ वो भी कर रहा है, और किसके बराबर आया हमारा, -3 के बराबर। अब थर्ड वाला देखते हैं कि दोनों बराबर है क्या, तो हाँ बिल्कुल बराबर है। देखो ये जो है हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू, ये जो लिमिटिंग वैल्यू आया है, हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू, एक मिनट, दिस इज इक्वल टू कितना कर देंगे हम लोग, f(0), यानी कि फंक्शनल वैल्यू के बराबर हो गया। अब अगर लिमिटिंग वैल्यू हमारा फंक्शनल वैल्यू के बराबर हो गया, तो हम लोग क्या कहेंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट किस पॉइंट पे, x इक्वल टू 0 पॉइंट पे, ठीक है। देखो इतना लेंदी आपको लग रहा होगा, लेकिन इतना लेंदी है नहीं जितना मैंने कर दिया है, ठीक है। वो आपको बस समझाने के लिए किया गया है, इसको आप एक लाइन में कर सकते हो, ठीक है। जैसे एक और पॉइंट पे बता देते हैं, दूसरा पॉइंट जो आपका देख रखा है कितना, x इक्वल टू -3 दे के रखा है, ठीक है। तो एट x इक्वल टू -3 की बात कर लेते हैं, एट x इक्वल टू -3, फंक्शन आपका वही अभी भी वही है, कितना है 5x - 3। तो देखो स्टेप क्या होगा आपका, फर्स्ट फंक्शनल वैल्यू पता करो, कितना f(-3) पता करोगे, तो f(-3) कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स x की जगह पे कितना रखना पड़ेगा, -3 तो 5 टाइम्स -3 -15 और -3 कितना जाएगा आपका -18। ये फंक्शनल वैल्यू आ गया आपका। लिमिटिंग वैल्यू का मतलब कि लिमिट x अगर -3 को टेंड कर रहा है, तो f(x) किसको टेंड करेगा, तो यहाँ पे f(x) क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू -3, 5x -3 हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे जब x -3 को टेंड कर रहा है, अब ध्यान रखोगे कि यहाँ पे ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है ना, लीनियर पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में जो लिमिटिंग वैल्यू निकालना होता है ना, तो आप डायरेक्टली वो वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, ठीक है। आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपको LHL और RHL लेने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा ही आपका सेम आएगा अगर ये आपका एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसको कहीं प्रॉब्लम है ही नहीं। ये फंक्शन जो है वो हर एक जगह पे डिफाइंड है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना तो अपना डेफिनेशन चेंज कर रहा है। तो आप यहाँ से डायरेक्टली उठाओ और रखो, तो 5 टाइम्स कितना आ जाएगा, -3 और -3, इधर से भी कितना आ गया, -18। तो ये जो हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू, सिंस हम लोग ऐसे लिख देंगे कि सिंस लिमिटिंग वैल्यू x यानी कि x -3 को टेंड कर रहा है f(x), तो ये जो वैल्यू है वो f(-3) यानी कि फंक्शनल वैल्यू के बराबर आ गया। तो थर्ड वाला आ गया आपका। अब थर्ड आ गया हमारे पास, तो हम लोग कहेंगे कि हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट किस पे, x इक्वल टू -3 पे कंटिन्यूअस है। वैसे ही एक और पॉइंट पे हमें करना है, किस पे, x इक्वल टू 5 पे। और अभी भी आपका फंक्शन जो है वही डेफिनेशन है, 5x - 3 है। तो चलिए कर लेते हैं, यहाँ से भी फंक्शनल वैल्यू निकाल लेते हैं, किस पे, जिस पॉइंट पे पूछ रहा है, f(5) पे। तो 5 पे कितना आ जाएगा, 5 × 5 - 3,
25 माइनस 3 कितना हो जाएगा 22। लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेते हैं, लिमिट x से टेंडिंग टू 5 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 5 एफ एक्स आपका कितना है 5x माइनस 3। अब x का वैल्यू 5 रखोगे तो अगेन 25 माइनस 3 कितना जाएगा 22। तो हम लोग ऐसे कहेंगे कि सिंस लिमिट x टेंडिंग टू 5 एफ एक्स जो है हमारा वो किसके बराबर आ गया एफ ऑफ 5 के बराबर आ गया, फंक्शनल वैल्यू के बराबर आ गया। तो ये अगर आ गया तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट किस पे x इक्वल टू 5। फंक्शन जो है वो 5 पे क्या हो गया हमारा कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, चलिए आते हैं अगले पर, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख रखा है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x इक्वल टू किस पे करना है हमें, एट x इक्वल टू 3 पे। 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x इक्वल टू 3 पे, ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो बस शुरू हो जाओ आप। पहले क्या करेंगे, फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे, यानी कि एफ ऑफ 3 निकालेंगे। तो एफ ऑफ 3 कितना रहेगा हमारे पास 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू कितना आ जाएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1, 9 इंटू 2 18 और माइनस 1 17। फंक्शनल वैल्यू तो हमारा 17 आ गया। अब लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं, तो लिमिट x से टेंडिंग टू 3 एफ ऑफ एक्स जो होगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 3 2x स्क्वायर माइनस 1 रखते हैं यहाँ पे, तो कितना रहेगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से भी आपका वैल्यू जो होगा वो कितना रहेगा 17। तो सिंस लिमिटिंग वैल्यू जो है, सिंस लिमिट x टेंडिंग टू 3 एफ एक्स जो है आपका एफ एक्स दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ कितना 3, फंक्शनल वैल्यू के बराबर है, इसलिए फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। फंक्शन जो है आपका 3 पे कंटिन्यूअस है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 में एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी। एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5 है हमारे पास, ए है हमारे पास, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे उसने पॉइंट के बारे में पूछा ही नहीं है कि किस पॉइंट पे आपको पता करना है। ठीक है, किस पॉइंट पे आपको ये फंक्शन के कंटिन्यूटी के बारे में पता करना है वो उसने बोला ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये जहाँ पे, मतलब ये आपको पूरे जहाँ से माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जहाँ पे भी हो सकता है उन सब के बारे में आपको बताना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। अगर कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है तो वो आपको बताना है। तो हम लोग ऐसे ले लेंगे, एट एनी पॉइंट सी, एट एनी एक्स इज इक्वल टू सी, कोई भी एक सी उठा लिया हमने। अब सी कुछ भी हो सकता है, निगेटिव इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, कोई भी, माइनस का 2.5 हो सकता है, माइनस का 1000 हो सकता है, कुछ भी हमारे एक एक्स इक्वल टू सी उठा लिया। तो एफ ऑफ सी कितना होगा हमारे पास, फंक्शनल वैल्यू कितना होगा इस पॉइंट पे, तो दिस विल बी सी माइनस 5। ये फंक्शनल वैल्यू आपका निकल गया। दूसरा लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी जो होगा हमारे पास एफ एक्स वो क्या होगा, तो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी, एक्स टेंडिंग टू सी कितना आएगा आपका, एक्स टेंडिंग टू सी एक्स माइनस 5। तो जब एक्स सी को टेंड करेगा तो दिस वैल्यू विल बी व्हाट, सी माइनस 5। तो आपका ये जो आया, यहाँ से हम लोग फिर से कहेंगे कि सिंस लिमिटिंग वैल्यू जो है, यानी कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स जो है दिस इज इक्वल टू व्हाट, एफ ऑफ सी, एफ ऑफ सी, हैंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, हैंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू आर। मतलब कि x के हर एक वैल्यू के लिए ये कंटिन्यूअस है। अच्छा, x इक्वल टू सी ऐसे लिख देते हैं, वेर c बिलोंग्स टू r, मतलब रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है हमारा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका। ओके, बी, क्वेश्चन नंबर, इसके बी पे आते हैं। बी है एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 5, एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 5। ठीक है, देखो अब यहाँ पे आपको दो पार्ट्स में तोड़ने पड़ेंगे, इसको दो पार्ट्स में तोड़ना पड़ेगा। देखो रीज़न ये है कि हमारे पास नीचे में डिनोमिनेटर में कुछ आ गया, अब डिनोमिनेटर में हमारा जीरो हो नहीं सकता है। ठीक है, डिनोमिनेटर में हमारा जीरो हो नहीं सकता है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे फॉर
x इक्वल टू 5 फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। डिफाइंड क्यों नहीं है? तो क्योंकि 1/0 बन जाएगा हमारे पास, और 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। बहुत लोग कह देते हैं कि इन्फिनिटी होता है, पर नहीं भैया, इन्फिनिटी नहीं होता है, ये नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है ना, 1/0 जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है। मैंने इसके बारे में एक वीडियो बनाया हुआ है कि 1/0 क्या होता है, 0/1 क्या होता है, 0/0 क्या होता है, और 0 टेंडिंग क्या होता है। ठीक है, तो 1/0 जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है, कहीं इन्फिनिटी वगैरह कुछ नहीं होता है, ऐसे कुछ नहीं होता है कि, क्योंकि अगर 5 रखे हैं तो नीचे वाला एग्जैक्ट 0 बन रहा है ना हमारा, तो 1/(0) इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये डिफाइंड नहीं है। तो फॉर x इक्वल टू 5 फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, डिफाइंड नहीं है, हैंस इट इज डिसकंटिन्यूअस, इट इज डिसकंटिन्यूअस एट व्हाट, x इक्वल टू 5। x इक्वल टू 5 पे ना ये फंक्शन जो है आपका वो डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, क्योंकि 5 पे डिफाइंड ही नहीं है, तो 5 पे फंक्शन क्या होगा हमारे पास? डिसकंटिन्यूअस होगा। बाकी 5 के अलावा किसी और की बात करते हैं। फॉर x नॉट इक्वल टू 5, फॉर x नॉट इक्वल टू 5, ठीक है, मान लेते हैं कि लेट x इक्वल टू c वेयर c इज नॉट इक्वल टू 5। कोई भी हमने एक c पॉइंट ले लिया जनरली, ठीक है, जो कि 5 के बराबर नहीं है। तो अब यहाँ से हम लोग अगर f ऑफ c पूछा जाए, f ऑफ c, तो कितना हो जाएगा? 1/c-5। कोई दिक्कत नहीं है, अब यहाँ पे रख सकते हो आप। c 5 नहीं है ना, तो c 5 नहीं है तो 1/c-5 रखने से कोई दिक्कत नहीं है। c 5 नहीं है तो ये आपका 0 नहीं होगा, तो अनडिफाइंड वाला प्रॉब्लम जो है वो आपको नहीं आने वाला है। दूसरा है हमारे पास कि लिमिट x से टेंडिंग टू c f(x) क्या होगा हमारे पास? तो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c 1/ कितना हो जाएगा आपका? x-5। तो अब अगेन c से कोई प्रॉब्लम है नहीं इसको, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली उठा के c-5 कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास अगेन यहाँ से क्या आ गया? सिंस लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c, hence fx is continuous at x इक्वल टू c। अब x इक्वल टू c हमने क्या किया था? c कोई जनरल पॉइंट ले लिया था जो कि 5 के बराबर नहीं है। तो ऐसा नहीं है ना कि हम सिर्फ ये एक पॉइंट की बात कर रहे हैं। अब c जो है वो जनरली हर एक पॉइंट की बात कर लिया जो कि 5 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो 5 के तो हमारा फंक्शन क्या था? डिसकंटिन्यूअस था, और 5 के अलावा हर जगह ये फंक्शन जो है वो क्या है? कंटिन्यूअस है। तो हम लोग ऐसे फाइनली लिख देंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू r एक्सेप्ट एट x इक्वल टू 5। x इक्वल टू 5 पे ये फंक्शन जो है ना वो क्या है आपका? डिसकंटिन्यूअस है। जब आप इसका ग्राफ बनाओगे ना, जब इसका आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ जो होगा आपका वो कुछ इस तरीके का बनेगा। 5 ये ले लो आप, ठीक है, तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो जो होगा वो कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको। ठीक है, कुछ इस तरीके का ग्राफ दिखेगा। तो देखो 5 पे जो है ग्राफ क्या हुआ है? टूट गया है ना। तो 5 पे फंक्शन जो है वो क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। देखो एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली क्या बन रहा है, अब उतना हम लोग करेंगे नहीं। हम आपको एक ऐप है जियोजेब्रा, इससे बना के बता देते हैं। ऐसे बनाया जा सकता है, कोई टफ बात नहीं है, लेकिन फिर भी अब उतना कौन करने जाए, क्योंकि जो समझाना है वो नहीं समझा के कुछ और हो जाएगा। हाँ, ये सबको एक बार क्लियर कैसे किया जाए। सॉरी, हमारे पास क्या था? y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई x-5। देखो 5 पे देखो ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके का बन रहा है आपका। ठीक है, सॉरी मैंने ऊपर लेके चला गया था। देखो 5 पे जो होगा ना, 5 वाले लाइन को ये कभी टच नहीं करेगा। 5 वाले लाइन को कभी टच करेगा नहीं। ये आपको लगेगा कि टच कर रहा है, लेकिन नहीं, ये कभी टच नहीं करेगा आपको। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसको ऊपर लेके चले गए थे, ऊपर नहीं, साइड में जाएगा। ग्राफ जो होगा वो इधर और ऐसे इधर आएगा आपका। तो देखो 5 पे फंक्शन जो है वो क्या दिख रहा है आपको? डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है ना। ये ग्राफ जो होगा वो इससे इसको टच करते हुए जाएगा। ओके, चलिए आते हैं इसके अगले वाले पार्ट पे, यानी कि सी पार्ट पे।
सी पार्ट जो है हमारा वो क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 होल डिवाइडेड बाई कितना है हमारे पास, एक्स प्लस 5 है, एक्स प्लस 5 है। अब देखो बहुत लोग क्या करेंगे ना, बहुत लोग यहाँ पे चालाकी लगाएंगे और क्या करेंगे कि एफ एक्स इक्वल टू ऐसे कर देंगे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25, उनको आता है फॉर्मूला किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी और ए प्लस बी, और इसको क्या किया नीचे में एक्स प्लस 5 लिखा और इसको क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया और हीरो बन गए कि एक्स माइनस 5 फंक्शन है। अब ये तो हर जगह कंटिन्यूस है हमारे पास, ठीक है, लेकिन वो भूल रहे हैं कि हम इसको कैंसिल आउट कर ही नहीं सकते। अगर आपका एक्स माइनस 5 हो गया तो क्या करोगे आप, एक्स अगर माइनस 5 हो गया तो ऊपर वाला तो जीरो हो गया, तो जीरो से जीरो को कैंसिल आउट करके आप 1 लिख रहे हो, ये तो गलत है ना। 0/0 जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है, तो आप इसको ऐसे नहीं कर सकते, ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि वो जीरो हो रहा है तो जीरो से जीरो को कैंसिल आउट नहीं कर सकते हो अगर एक्स का वैल्यू माइनस 5 हो गया। अगर ऐसा होता कि उसने दिया होता कि एक्स का वैल्यू माइनस 5 के बराबर नहीं है, तब हम इसको कैंसिल आउट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन उसने वैसा कुछ दिया नहीं है, तो हम लोग इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे सब लोग, ठीक है। अब अगेन ये जो फंक्शन है हमारे पास, इसके डिनोमिनेटर में कितना है, x प्लस 5 है। देखो ऊपर वाला तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाले को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, न्यूमरेटर को प्रॉब्लम होता है डिनोमिनेटर को। तो डिनोमिनेटर जहाँ पे भी जीरो हो जाएगा ना, वहाँ पे फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा। तो x प्लस 5 को जब आप जीरो करोगे तो कितना आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस 5। तो हम लोग यहाँ से ऐसे लिख देंगे कि फॉर x इक्वल टू 5, x इक्वल टू माइनस 5, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट किस पे, x इक्वल टू माइनस 5 पे, x इक्वल टू माइनस 5, हैंस इट इज़ नॉट कंटिन्यूस, इट इज़ नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू माइनस 5, ठीक है। ये x इक्वल टू माइनस 5 के लिए हो गया हमारे पास कि फंक्शन जो है वो डिफाइंड नहीं है, तो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू माइनस 5, और ऐसे कह सकते हैं कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस, फंक्शन इज, ये भी मतलब हम लोग यूज कर सकते हैं इसको कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस किस पे, एट x इक्वल टू माइनस 5। तो ये तो हो गया हमारे पास माइनस 5 के लिए। अब माइनस 5 के अलावा नंबर्स किस टाइप के होंगे हमारे पास, नॉट इक्वल टू माइनस 5, फॉर x नॉट इक्वल टू माइनस 5। ये ध्यान रखोगे कि अगर 5 के हिसाब से देखा जाए तो क्या होगा, या तो वो 5 होगा या फिर 5 नहीं होगा, यही होगा ना। तो दूसरा वाला ले लेते हैं कि 5x इज नॉट इक्वल टू 5, तो लेट x इक्वल टू सी, x इक्वल टू सी, वेयर c इज नॉट इक्वल टू माइनस 5, c जो है हमारा माइनस 5 के बराबर नहीं है। तो चलिए ये सॉल्व करते हैं। तब हमारे पास फंक्शन का डेफिनेशन क्या था, फंक्शन जो था वो था हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 25 डिवाइड बाई कितना, x माइनस 5, x प्लस 5 है हमारे पास, ओके। अब यहाँ पे अगर f ऑफ c निकाला जाए कि f ऑफ c क्या होगा, ये हमारे पास फंक्शन है, तो इसमें f ऑफ c अगर निकाला जाए तो f ऑफ c कितना होगा आपका, c स्क्वायर माइनस 25 डिवाइड बाई c प्लस 5, यहाँ से आ जाएगा आपका c माइनस 5 डिवाइड बाई इंटू सी प्लस 5 होल डिवाइड बाई c प्लस 5। अब c प्लस 5 से c प्लस 5 को कैंसिल आउट कर देते हैं, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास कितना, c माइनस 5। अब बहुत लोग गुस्सा हो जाएंगे मेरे पे कि ये क्या, ऊपर में तो बोला कि नहीं कैंसिल आउट कर सकते हैं, नीचे में कैंसिल आउट कर दिया। तो भैया देखो यहाँ पे मैंने कंडीशन लेके रखा है कि x जो है वो माइनस 5 नहीं है। अगर वो माइनस 5 नहीं है तो ये कभी आपका जीरो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो जीरो किस पे हो सकता था, माइनस 5 पे। अब माइनस 5 हमने लिया ही नहीं है तो ये आपका जीरो नहीं होगा, और अगर जीरो नहीं है तब तो आप कैंसिल कर ही सकते हो, बस ध्यान रखो कि जीरो से जीरो कैंसिल आउट करके हम लोग 1 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। बाकी कुछ भी है, अब c माइनस 5 नहीं है तो कुछ और होगा, 2 होगा, 3 होगा, 100 होगा, 10,000 होगा, 10 टू द पावर 10 होगा, कुछ भी हो, बस एक नंबर होगा, ऊपर में जो नंबर होगा वही नंबर नीचे में भी होगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास। चलिए ये तो हो गया हमारे पास। अब बात करते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू c एफ एक्स क्या होगा हमारे पास, तो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c एफ एक्स कितना है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 25 होल डिवाइड बाई कितना, x प्लस 5। तो अगेन दिस विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c, x टेंडिंग टू c। अब ये जो है हमारे पास वो कितना हो जाएगा, x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5
और होल डिवाइड बाई कितना, x प्लस 5। अब x जो है देखो c को टेंड कर रहा है और c हमने लिया है कि -5 नहीं है, तो अगेन यहाँ से हम लोग 10 कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब c को टेंड कर रहा है तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू व्हाट, c - 5। तो यहाँ से भी c - 5 आ गया हमारे पास, यहाँ से भी c - 5 आ गया। तो हम लोग ऐसे कहेंगे कि सिंस लिमिट x टेंडिंग टू c, f ऑफ x जो है हमारे पास वो f ऑफ c के बराबर आ गया, c के बराबर आ गया। हैंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी x इज नॉट इक्वल टू 5। ये क्योंकि c हमने वही लिया था ना, c हमने वही लिया था, c का वैल्यू कितना रखा था यहाँ पे, फिर x इज नॉट इक्वल टू 5, जहाँ पे कि c रखा था c इज नॉट इक्वल टू 5, यानी कि x इज नॉट इक्वल टू -5 इनडायरेक्टली कर कहा जाए तो, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास किस पे, कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू, सॉरी x इज नॉट इक्वल टू -5, -5 पे तो हमारे पास ये क्या है, कंटिन्यूअस है। और -5 पे, अच्छा सॉरी, -5 जहाँ पे नहीं है वहाँ पे कंटिन्यूअस है, और जहाँ पे -5 है वहाँ पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो फाइनली हम लोग क्या लिखेंगे, फाइनली लिख देते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू r, एक्सेप्ट एट किस पे, x इक्वल टू -5। x इक्वल टू -5 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो वो कंटिन्यूअस भी नहीं होगा। ये c हो गया हमारा। d पे आते हैं, d पार्ट करते हैं। d पार्ट जो है हमारा वो क्या है, d पार्ट जो है वो है f(x) इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x - 5। d पार्ट जो है हमारे पास वो f(x) इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x - 5, ठीक है। चलिए इसकी बात करते हैं कि मॉडुलस ऑफ x - 5 जो होगा हमारा वो क्या होगा। ओके, तो पहले तो क्या करते हैं, इस फंक्शन को रीडिफाइन करते हैं। तो देखो फंक्शन हमारे पास रीडिफाइन कैसे होगा, तो अगर आपका अंदर वाला पार्ट पॉजिटिव होगा, मतलब कि x - 5 अगर आपका 0 या फिर 0 से बड़ा हुआ, तो ये पॉजिटिव जब होता है तो मॉड ऐसे ही हट जाता है, यानी कि आपका x - 5 बन जाएगा। लेकिन जब अंदर का पार्ट यानी कि x - 5 निगेटिव होगा तो एक माइनस के साथ खुलेगा, यानी कि माइनस ऑफ x - 5 आएगा हमारे पास, ठीक है। x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू व्हाट, x - 5 को उधर लेके जाओगे आप तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और ये आपका कितना जाएगा 5 - x फॉर किसके लिए, x लेस देन 5, ठीक है। f(x) इक्वल टू x - 5 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये आपका डेफिनेशन हो गया। चलिए अब आते हैं कि हमें क्या करना है, हमें चेक करना है। तो देखो डेफिनेशन कुछ इस तरीके से हो गया, अगर हम 3 पार्ट्स में आपको डिवाइड करके बताएं तो देखो कुछ ऐसा हो गया, ये आपका 5 हो गया। तो 5 से पहले जो डेफिनेशन है वो कितना है, 5 - x है। 5 से पहले जो डेफिनेशन है वो कितना है, 5 - x है, x लेस देन 5 के लिए। x ग्रेटर देन 5 के लिए डेफिनेशन आपका कितना है, x - 5 है, और 5 पे आपका डेफिनेशन कितना है, x - 5 है, ठीक है। तो देखो आप चाहो तो यहाँ पे 3 पार्ट्स इसको करोगे, 3 पार्ट्स करोगे। केस 1 करोगे x लेस देन 5 के लिए, केस 2 में लोगे आप, केस 2 में लोगे x ग्रेटर देन 5 के लिए, और केस 3 में लेंगे हम लोग x इक्वल टू 5 के लिए, ठीक है। 3 पार्ट्स में हम लोग तोड़ेंगे इसको। तो x लेस देन 5 के लिए आपका जो डेफिनेशन है फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो कितना है, 5 - x है। तो इसके लिए सब कुछ शुरू करते हैं, x लेस देन 5 के लिए। तो यहाँ पे अब देखो x लेस देन 5 दिया हुआ है तो हम कोई ऐसे वैल्यू तो ले नहीं सकते, तो मान लेते हैं कि हमारे पास लेट x इक्वल टू c, वही कोई भी c ले लिया, वेयर c जो है वो लेस देन 5 है हमारे पास, कोई भी एक पॉइंट ले लिया c जो कि 5 से कम है। इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि 5 से कम, अब चाहो तो आप कोई 2 3 5 से कम, हाँ चलो ठीक है 2 3 भी ले सकते थे, लेकिन है क्या ना कि वो एक पर्टिकुलर हो जाता ना, हम इन जनरल लेके दिखा देते हैं। तो x इक्वल टू c की बात कर लेते हैं। तो पहली चीज़ फंक्शनल वैल्यू आपका कितना होगा, f ऑफ c जो होगा आपका वो कितना आ जाएगा, 5 - c, ये कितना जाएगा आपका 5 - c, क्योंकि आपका ये फंक्शन है। ओके, दूसरे पे आते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू c, लिमिट एक्सटेंडिंग टू c f(x) क्या होगा आपका, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू c f(x) जो होगा दिस विल बी लिमिट x टेंडिंग टू c f(x) का डेफिनेशन कितना है, 5 - x। अब ये तो अगेन पॉलिनोमियल है आपका,
तो आप इसको इसकी जगह पे डायरेक्टली रख सकते हो। तो आपका देखो दिस इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, एफ ऑफ सी आ गया। तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी। एक्स इक्वल टू सी पे कंटिन्यूअस है, इसका मतलब क्या हुआ कि सी तो लेस देन 5 जनरल लिया था हमने। इसका मतलब ये है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर, डेट इम्प्लाइज कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी एक्स लेस देन 5। लेस देन 5 के लिए जो है आपका वो कंटिन्यूअस है। अब सेम तरीके से हम लोग इधर जाएंगे एक्स ग्रेटर देन 5 के लिए। तो एक्स ग्रेटर देन 5 के लिए आपका डेफिनेशन पहले देखो कि डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन जो है वो एक्स माइनस 5 है, एक्स माइनस 5 है आपका, ठीक है। तो चलो यहाँ पे बातें करेंगे, यहाँ पे भी फिर से वापस ले लेते हैं कि लेट एक्स इक्वल टू सम के रख दिया वेयर के इज़ ग्रेटर देन 5, ठीक है। के जो है वो 5 से बड़ा है हमारा। तो अगर एफ ऑफ के पूछा जाए कि एफ ऑफ के कितना होगा, तो डायरेक्टली रख दोगे आप के माइनस 5। दूसरी चीज़ पूछा जाए आपसे कि लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू के एफ ऑफ एक्स क्या होगा आपका, तो वही फिर से वापस के माइनस 5। ये किसके बराबर हो गया, एफ ऑफ के बराबर। इसलिए फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू के, और एक्स इक्वल टू के हमने क्या रखा था, ग्रेटर देन 5। तो ऐसे लिख सकते हैं डेट इम्प्लाइज फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी एक्स ग्रेटर देन 5। तो देखो हुआ क्या, 5 से पहले के लिए भी आपका कंटिन्यूअस आ गया, 5 के बाद के लिए भी कंटिन्यूअस आ गया, रह कौन सा गया हमारे पास, 5 वाला पॉइंट रह गया, ठीक है, 5 वाला पॉइंट रह गया। तो अब इसकी बात करते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे सब लोग। 5 वाला रह गया हमारे पास, तो ऐसे देखो 5 पे जो फंक्शन का डेफिनेशन है वो कितना है, एक्स माइनस 5 है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से देखो एट एक्स इक्वल टू 5 की बात करते हैं, एट एक्स इक्वल टू 5 की बात कर रहे हैं ना। तो फंक्शनल वैल्यू एफ ऑफ 5 कितना होगा आपका, एफ ऑफ 5 पे एग्जैक्टली 5 पे आपका डेफिनेशन कितना है, एग्जैक्टली 5 पे डेफिनेशन जो है आपका एक्स माइनस 5 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 5 माइनस 5 यानी कितना 0। ये अपना फंक्शनल वैल्यू निकल गया किस पे, 5 पे, ठीक है। अब ध्यान दोगे यहाँ पे अगला क्या करना है हमें, लिमिट एक्स से टेंडिंग टू 5 बताना है एफ ऑफ एक्स। अब एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि आप कौन सा डेफिनेशन लोगे, लिमिट में तो हमारे पास ऐसा होता है ना कि उससे पहले और उसके बाद आते हैं, तो कौन सा डेफिनेशन लेंगे, ये डेफिनेशन लें या फिर ये डेफिनेशन लें। तो यहाँ पे हमारे पास दो रास्ते हम लोग बनाएंगे, ठीक है। एक तो निकालेंगे LHL एट एक्स इक्वल टू 5, यानी कि निकालेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 5 माइनस एफ एक्स, ठीक है ना। यहाँ पे देखो LHL मतलब ये जो आपको LHL और RHL निकालने की ज़रूरत है वो यहाँ पे है। रीज़न क्या है, रीज़न ये है ना कि 5 पे ये अपना डेफिनेशन चेंज कर रहा है। हमने बोला ना कि दो ही केसेस में ऐसे हमको आपको ज़रूरत पड़ेगा, या तो वहाँ पे नॉट डिफाइंड हो या फिर क्या कर रहा हो वहाँ पे आपका डेफिनेशन चेंज कर रहा हो। आपको जो NCERT में निकालना है उसमें जो मेनली है ना वो आपका यही है, ठीक है, कि 5 पे क्या कर रहा होगा, जिस पे अपना डेफिनेशन चेंज कर रहा होगा उस पे आपको LHL और RHL निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो 5 पे ये फंक्शन अपना डेफिनेशन चेंज कर रहा है, ठीक है, अपना रूप बदल रहा है। तो हमें यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स से टेंडिंग टू 5 माइनस, 5 माइनस का मतलब क्या हुआ, 5 से पहले, 5 से पहले। तो 5 से पहले डेफिनेशन जो है वो क्या है, 5 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स है। तो यहाँ पे हम लोग यूज कौन सा डेफिनेशन करेंगे, 5 माइनस एक्स वाला डेफिनेशन। तो अब आपका x 5 माइनस को टेंड कर रहा है, यानी कि 5 को टेंड कर रहा है, तो वैल्यू आपका किसको टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा। अब यहाँ पे फिर से कोई ना कहे कि ऐसे 0 कैसे लिखते हैं, ये 5 को टेंड करेगा तो मतलब 5 माइनस 4.99999999 ऐसे कुछ लिखा हुआ है, तो आपका वैल्यू कितना आएगा 0.00000000001 टाइप आएगा। तो उसकी जगह पे आप 0 रखोगे ना, किसकी तरफ टेंड कर रहा होता है वो हमें लिखना होता है। ये हो गया आपका LHL। RHL की बात कर लेते हैं यहाँ पे कि RHL एट एक्स इक्वल टू 5 क्या होगा हमारा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू व्हाट 5 प्लस एफ एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 प्लस एफ एक्स रखेंगे। तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 5 प्लस। अब 5 प्लस पे डेफिनेशन देखते हैं कि 5 के आगे का डेफिनेशन क्या है। तो देखो उसी के लिए हमने यहाँ पे ना इसको बांट दिया था, थोड़ा देखने में आसानी हो जाए, या फिर आप यहीं पे भी देख सकते हो कि 5 से ज़्यादा के लिए जो डेफिनेशन है वो कितना है, x माइनस 5 है। तो अब की बार कौन सा डेफिनेशन यूज करेंगे हम लोग, x माइनस 5 यूज करेंगे, x माइनस 5 यूज करेंगे। तो आपका
अगर x 5 को टेंड कर रहा है, 5 प्लस को टेंड कर रहा है, उसमें से 5 घटाएंगे तो अगेन फंक्शनल वैल्यू कितना, 0। तो देखो प्रॉब्लम एक्चुअली यहीं पे हो सकता था, लेकिन यहाँ पे भी क्या हुआ कि LHL जो है, LHL किस पे, एट x इक्वल टू 5, एट x इक्वल टू 5 इक्वल टू RHL, RHL एट x इक्वल टू 5। तो लिमिट के डेफिनेशन से दैट इम्प्लाइज कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 fx जो होगा हमारा वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। ठीक है, और 0 किसके बराबर था हमारे पास, देखो फंक्शनल वैल्यू के बराबर था, f ऑफ 5। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, f ऑफ 5, f ऑफ 5 फंक्शनल वैल्यू के बराबर हो गया, और फंक्शनल वैल्यू के बराबर हो गया तो हमारा बस काम हो गया। ठीक है, इसलिए हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू व्हाट, एट x इक्वल टू 5 पे फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस हो गया। देखो 5 पे कंटिन्यूअस हो गया, 5 के बाद कंटिन्यूअस हो गया, 5 के पहले कंटिन्यूअस हो गया, तो फंक्शन बचा क्या, फिर कुछ भी नहीं। 5 के हिसाब से देखा जाए तो वही होगा ना, या तो 5 होगा या फिर 5 से कम होगा या फिर 5 से ज़्यादा होगा, तो सब कुछ हो गया हमारे पास। तो हैंस इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, ठीक है, और इसको क्या करते हैं 3 बोल देते हैं। तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं कि फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3 फंक्शन इज continuous for every x belonging to R। फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू R। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखो कुछ लोगों को ऐसा लगे कि मतलब कि इसमें पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो देखो हम ना इसका PDF जो है वो डिस्क्रिप्शन लिंक पे डाल देते हैं। तो आप क्या करोगे, अगर आपके पास आपके मम्मी का मोबाइल है, या फिर आप ही के पास 2 मोबाइल है, या फिर पापा का मोबाइल है, किसी का भी मोबाइल है, या फिर लैपटॉप है, कुछ भी है, या फिर आप प्रिंट आउट अगर निकाल सकते हो तो इसका पहले प्रिंट आउट निकाल लिया करो, तो थोड़ा ज़्यादा ईजी होगा। अगर मान लेते हैं कि अगर आपको एक साथ देखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो ठीक है, वैसे थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 से जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।